नमस्कार दोस्तों, पूर्व विधायकों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी। नमस्कार। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी ने घिराए हलके से उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराया था। राष्ट्रीय स्तर पे इनकी जीत की चर्चाएं आज तक होती हैं कि इतने बड़े कद के नेता को इन्होंने कैसे हराया। आज हम इनके अनुभवों पे बात करेंगे और इनके पास जो राजनीतिक का जो खजाना है उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। तब जब चौधरी देवीलाल को आपने हराया तो उसके बाद क्या कभी चौधरी देवीलाल से आपके संपर्क बने? आपके एक इंटरव्यू का भी जिक्र आता है जो आपने दिया था दिल्ली में। आपने चौधरी देवीलाल के बारे में उनको भीष्म पितामह बताया था। पॉलिटिकल सफ़र का भीष्म पितामह। जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मुझे बहुत इमोशनली उन चीज़ों को मैं याद करता हूँ धर्मेंद्र। मैं चौधरी देवीलाल के बारे में जैसा सुनता था, समझता था, चौधरी देवीलाल वॉज नॉट मच क्वालिफाइड। जी, शिक्षा की कमी थी लेकिन कढ़ाई उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। जी, और शिक्षा तो पॉलिटिकल आदमी को फिर बताते हैं कि उनमें ये खूबी थी कि वो पॉलिटिकली जिसके विरोधी होते थे वो उनके घर भी जा सकते थे, उनसे भी बात कर सकते थे। ये बड़प्पन था चौधरी साहब का। और वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जी, मुझे लगता था कि इस इलेक्शन के बाद में वो काफ़ी नाराज़ हुए होंगे मेरे से जैसा। लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे पता लगा, एक अधिकारी ने आके कहा कि चौधरी देवीलाल आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा जी, चाय पीना चाहते हैं आपके पास। और वो अधिकारी जब मेरे से ये बात कर रहा था कि चौधरी देवीलाल आएंगे तो मैं मिनिस्टर सूट में हरियाणा भवन में रुका हुआ था। जी, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से जो आवाज़ थी वो गले में थोड़ा बोलते थे, हेलो। तो मैं नमस्ते कि मैं चौधरी साहब राम राम। मैं समझ गया था कि चौधरी देवीलाल का फ़ोन है। तो उन्होंने कहा छत्रपाल बोल रहा है। मैंने कहा हाँ चौधरी साहब मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो? मैंने कहा मैं हरियाणा भवन में, आपने फ़ोन लगाया। कहता मैं कमरा पूछ रहा हूँ। माँ जी मैं यहाँ इस मिनिस्टर सूट में हूँ। तो कहता है वो मेरा मैसेज आ गया। मैंने कहा जी वो तो आ गया। कहता मैं आ रहा हूँ, चाय पियेंगे बैठ के। तो मैंने पूछा आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं 100 नंबर में हूँ, लोधी एस्टेट में। जी, तो मैंने कहा फिर ये तो ढाबा है, मैं तो ये तो होटल में रुका हुआ हूँ। हरियाणा भवन तो सर कैंटीन की चाय मिलेगी, तो आपका तो रसोई होगी, घर की चाय मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा इसलिए कहा कि इतने बड़े आदमी के पास मेरा अच्छा नहीं मन लगता। ये था कि वो चल के क्यों आए, मेरा फर्ज बनता है। तो मैं उनके अधिकारी को यही कह रहा था भी चौधरी साहब मुझे बुला लेते, आने की क्या बात थी। राजनीति अपनी जगह है लेकिन वो कोई विषय नहीं। उनका उम्र में मेरे से बड़े हैं, ओहदे में उन्होंने बहुत पॉलिटिकल हाइट्स उन्होंने ली हैं, सामाजिक ताल्लुकात में मेरे से बड़े हैं, हर तरीके से मुझे सम्मान करना चाहिए। तो वो क्यों आए, मैं चलूँगा। और ऐसा ही हुआ जी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा ही लगता था तू मानेगा नहीं। तो मैंने कहा जी मैं अभी आता हूँ। तो फिर मैं गाड़ी लगवाई और 100 नंबर में मैं गया। तो 1-1.5 घंटा चौधरी देवीलाल बाहर ही खड़े थे, जफ़ी भर के मुझे अंदर लेके गए। और बेडरूम में जाके बैठ के 1-1.5 घंटा सोशल पॉलिटिकल बातें हमने की। और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते थे जी। और उनको अच्छा लगता था। और ये भी लगता था, वो चाहते भी थे कि मैं उनके साथ और हम इकट्ठा काम करें, ऐसा वो कई बार कहते थे। अच्छा जी। तो बीच बीच में मैंने मजाक किया। मैंने कहा जी इकट्ठा तो नहीं किया आप लोगों ने? ना, कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन क्या मजाक किया आपने? मैंने मजाक किया, मैंने कहा जी आपकी तो चलती नहीं आजकल। तब तो ओम प्रकाश जी की चलती थी। तो ऐसा ही जब मैंने कहा नहीं हम क्या करेगा, मैं करता हूँ। इस किस्म के मजाक भी हुए। तो चौधरी देवीलाल बड़े दिल दिमाग से बड़े थे। और पॉलिटिकल साथी बनाना, पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके चलना, सोशली लोगों को इन्वॉल्व करना, ये उनके अंदर बहुत बड़ी कला थी जी। और अपने लोगों की मदद करना और विपक्षी को भी विपक्षी नहीं बल्कि अपने साथ जोड़ने की कला रखना, ये चौधरी देवीलाल के अंदर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उनके साथ। जब आपने चौधरी देवीलाल को हराया, मिनिस्टर बने, तो आप तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे भी तो आपका बहुत जगह पे उपयोग किया। आप एक बड़े लीडर के तौर पे।
राजीव जी ना रहते तो बात ही कुछ होते, तो बात ही कुछ और होती। अच्छा अच्छा। और क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप के अंदर फिर तो भजनलाल जी का प्रभाव बढ़ता गया। बढ़ता चला गया बेशक उसके, लेकिन जो पुराने ताल्लुकात और जो पुराने लीडर्स थे उस वक्त के, इंदिरा जी के साथ के, राजीव जी के साथ के, वो निभाते थे। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले, ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल क्या है, उन लोगों को रिकग्निशन देते थे। और उसी की वजह थी कि मुझे दिल्ली में सुन लिया जाता था और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती थी। मैं राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा स्टेट नहीं रहा होगा जिसका मैं ऑब्जर्वर ना रहा हूँ। अच्छा। तो विशेष चाहे टिकट एलोकेशन के कई मसले होते थे तो कई स्टेट्स में मेरे को जिम्मेवारियां तो उसके बाद आपने कौन सा चुनाव? पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, कहीं कॉरपोरेशन के चुनाव होते थे या पॉलिटिकल कम्बैट्स होती थी आपस में, कहीं इन्फ्लिक्ट्स होते थे लीडर्स के, तो कई जगह जिम्मेवारियां मिलती थी रिस्पॉन्सिबल तरीके से और मैं जाता था। और बतौर स्टार कैंपेनर भी मुझे इलेक्शंस के अंदर विशेष तौर से राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में कई जगह पे पार्टी जिम्मेवारियां देती थी और उस वक्त के लीडर्स के साथ हम मिलके ये काम सब करते थे। तो आपका जो हल्का था घिराए, बहुत ही हिस्टोरिकल एक हल्का रहा है, उसको 5 टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया गया? बहुत बढ़िया सवाल। मेरे ख्याल से ये आपका पहला ही ऐसा हल्का जिसको 5 टुकड़ों में बांटा गया हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था जी। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो, ये बदला तो नहीं लिया था आपसे? मैं बताता हूँ, जो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरीके से लगती है और रोहतक में लगी थी जी। वो जस्टिस कुलदीप सिंह और उनका, मैं पढ़ता था उस समय था। तो मैंने उसके अंदर ये एस्टेब्लिश किया क्योंकि मैं घिराए में 29,750 जब चौधरी साहब के खिलाफ मेरा चुनाव था पहला, वोट स्कोर उसकी ओर था मेरा, और हर आने वाले चुनाव में 10, 11, 12 हज़ार वोट मेरे बढ़ते थे, लोगों ने प्यार दिया। और 4 चुनाव मैंने लड़े, 58,000 के करीब जाके मैंने मेरा। घिराए से कितने चुनाव लड़े उसके बाद आपने? 4 चुनाव। 4 चुनाव टोटल 4 थे। और पहला चुनाव पहले में जीते आप 29,750, दूसरे में 34,000 के करीब। लेकिन उसके बाद जीत नहीं पाए आप वहाँ से? नहीं जीता ना। अच्छा, घिराए से 2005 में जीते। 5 में जीते। फिर आप तो 2005 में द वोट स्कोर, कंवल सिंह थे ना आपके उसमें? जी, कंवल सिंह को हराया था, चौधरी कंवल सिंह को, पूर्ण सिंह डाबरा जी। तो 4 चुनाव में हर चुनाव के अंदर 34, 43, 58 ये बढ़ते गए वोट, बढ़ते चले गए। और ये ऐसा वो इलाका होगा कि एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी में रहे, एक इलाके से चुनाव लड़े और हर बार वोटों का ग्राफ बढ़ता चला जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस खिलाफ एकजुट हो जाती थी, चीफ मिनिस्टर और उनके नुमाइंदे जी। लास्ट में देख लेते थे कि छत्रपाल के मुकाबले में कौन कैंडिडेट है, तो वोट शिफ्ट कराने का प्रयास करते थे। तो जैसे जो देवीलाल का मुकाबला नहीं था तो 1991 के बाद में घिराए से छत्रपाल वर्सेस क्या हो के खराब किया जा सकता है, वो रहता था, वो करने का प्रयास करते थे। और उन परिस्थितियों के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन का फ़ायदा उठाया कि इसकी स्ट्रेंथ को तोड़ के 5 जगह बखेर दिया जाए, जिसके वजह से इस कैंडिडेट को, इस व्यक्ति को रोका जा सकता है जो पॉलिटिकली मैनेजेबल व्यक्ति नहीं है जी। चाहे वो गुंडागर्दी की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सच्ची झूठी सरकार बनाने में सहायता की बात हो जी। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन रहता था कि इस किस्म के व्यक्ति को रोका जाए। और जिन लोगों को, चाहे देवीलाल जैसा मैंने बताया कि बड़े दिल के थे, कुछ एक लोग संकीर्णता से बहुत प्रभावित थे और ये समझते थे कि इस घिराए का नाम भी खत्म करो, हल्के का नाम तोड़ो। और इस आपका इशारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ। जो लोग पीड़ा में, उनका मैं ज़्यादा नहीं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपकी मुलाकातें नहीं हुई उनसे? नहीं, मुलाकात क्या, हमारे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, सोशल सारी बात, बट पॉलिटिकली तो हमेशा विरोधी रहा। पॉलिटिकली तो हमेशा निपटाने का प्रयास किया गया। अच्छा। और उसमें ये बहुत बड़ा फैसला था कि घिराए को 5 टुकड़ों में तोड़ो, इस शक्ति को छिन भिन्न कर दो और इसके जो पैदा करने वाले गाँव हैं, उसके बाद तो आपने आसी चुना, जो पैदा करने वाले गाँव है इलाका, उसको रिजर्व कर दो। अच्छा अच्छा, बरवाड़ा में आगे, वो उकलाना में।
और ये डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर धर्मेंद्र कभी इसको दुनिया के पटल पे बताना, लोगों की जानकारी में, आज के नौजवान को तो इस बात का पता नहीं होना पता है चाहिए इन चीज़ों का। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप आज के नौजवान को इस किस्म की पॉलिटिकली जो स्ट्रेटजीज बनती हैं ठीक व्यक्तित्व को रोकने के लिए, जी। वो उनके जहन में जानी चाहिए। तो मैंने जस्टिस कुलदीप सिंह जी को, अब मैं बताऊंगा तो आपको सुनने वालों को समझ में आ जाएगी कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसे किया उसको। व्हेन आई स्टूड अप टू स्पीक ऑन, तो मैं एक लाइन बोल के चुप हो गया, और वो लाइन थी, मैंने कहा जस्टिस कुलदीप सिंह, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये आपकी मनमर्जी का है या कोई इसके कानून कायदे हैं, उनके आधार पे फैसले होते हैं या आपकी मनमर्जी से? इट वाज द क्वेश्चन। और ये करके मैं चुप हो गया। तो जस्टिस कुलदीप सिंह मुझे कहने लगे, गहाँ बोलो छत्रपाल जी, चुप क्यों हो गए? मैं कहा जी मेरे सवाल का जवाब दो। अभी ये आपका है या ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो धर्मेंद्र ही टोल्ड मी, नहीं छत्रपाल जी ये कानून कायदा हैगा, बोलो, गाइडलाइंस हैगियां, वो फॉलो करनी है। माई सैकेंड क्वेश्चन वाज, मैं कहा जस्टिस कुलदीप सिंह ये गाइडलाइन तोड़न वास्ते है, इन्हों बचाण, इन्हां दे हिसाब नाल फैसला करन वास्ते है, मनण वास्ते है, तोड़न वास्ते है? मैं चुप हो गया। कहता बोलो, कहाँ बोलो? मैंने कहा जी दूजे सवाल का जवाब दे दो। कहता मनण वास्ते हैगियां, तोड़न वास्ते थोड़ी है जी। मैंने कहा हियर इज माई क्वेश्चन। मैं कहा जी ये मोटे मोटे कानून में थन रिपीट कर देना भी डिलिमिटेशन कमीशन ਤਾਂ करना पैंदा है भी तुसी पॉपुलेशन बैलेंस करनी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा हो गई, एक में कम हो गए, तो आप पॉपुलेशन बैलेंस करोगे। मैंने कहा हैगा जी। कहता हाँ ठीक गल है। मैंने कहा वो बैलेंस करते हैं तुसी वेखना है भी ये कंटिन्यूटी, कंपैक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये दो तीन चीज़ां ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। कहता ठीक है, ये गल भी ठीक है। मैंने कहा जी तुसी गिराए हल्का जदों इनू रीऑर्गेनाइज करोगे जी, तो मैंने कहा तुसी ये तो नहीं कर सकते ना कि भी पूरे जिले नू इधर इकट्ठा कर। ओपन हाउस एंड ही वाज कॉट, द कमीशन वाज कॉट लाइक एनीथिंग। सो कहता फर्दर, मैंने कहा दिस इज माई केस, जे तुसी गवर्नड हो, तुसी हाँ पर ये भी कानून कायदे ने, तोड़न वास्ते नहीं मनन वास्ते ने, दो लाइना, तीजी ये कानून तोड़िया है, इनू लागू कर दो, इनू जोड़ दो, कानून नू फॉलो कर लो। दिस माई केस। तुसी एडमिट कर लिया, क्यों नहीं करोगे फिर? ठीक बात है। मैं कह के बह गया। उसके बाद में धर्मेंद्र जो आर्ग्यूमेंट चले वहाँ, जस्टिस कुलदीप सिंह वॉज नो सो पर्टर्ब्ड। ओपन हाउस में किसी आर्ग्यूमेंट करने वाले कैंडिडेट को उन्होंने ये कहा कि यार कोई गल है तो दसो, जिमें प्रोफेसर छत्रपाल ने साढ़े लीड़े ला छड़े ओपन अदालत च, वैसे बोला उन्होंने, ऐसा बोला, इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जिमें लीड़े ला छड़े साढ़े, एहो जी कोई गल है तो दसो, वरना आई एम गोइंग टू, लोग आए, वो लोग बाग आए होंगे अपने अपने हलकों के लिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप। ये वर्ड कह के उसके बाद में उन्होंने वाइंड अप कर लिया। किया तो उन्होंने वही जो मन में ठान के आए हुए थे। यस, क्योंकि आदमी इमोशनली हिलता है ना कहीं से, तो वो उतर के जाने लगे, तो मेरी तरफ इशारा करके मुझे बुलाया उन्होंने। कहना मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, क्योंकि मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं पॉलिटिकल सोशल फील्ड में यदि हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये गांव ठीक है, ये गलत है। यूजुअली लोग ये कह रहे थे भी ये जोड़ दो, ये तोड़ दो। मैं कहा मैं लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, लॉजिकल आपको बात बता रहा हूँ। पूरा ज़िला हिसार, हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान मेरे लिए एक है, कहीं भी जाऊँगा मुझे सेवा करनी है। लेकिन मेरा जो नेटिव इलाका है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आत्मा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो उसको छिन-भिन मत करो और उसको कानून को तोड़ के छिन-भिन मत करो। आप, मैंने ये लाइन भी बोल दी थी कहीं अपने आर्गुमेंट में कि मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह, यू आर प्लेइंग हैविंग हैंड्स इन ग्लव with some political authority to disturb my political career and my conscience। ये वर्ड एलिगेशन मैंने उन पर लगा दिया था। सो उन्होंने जब चलते वक्त कहा कि मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, मैं कहा जी तुझे ठीक कर दो।
तो ही कॉल्ड मी इन द कमीशन कि आप आ जाएं, मैं बात करूँगा। तो चली नहीं उनकी। चली इसलिए नहीं कि इट वाज द ओपन आर्गूमेंट, अगेन ही वाज प्रेशराइज्ड। द मोमेंट आई वेंट टू द कमीशन तो फिर जाते हो कहता छतरपाल कहता पिंड को इधर उधर कराना दस दे। मैंने कहा जी कोई गल नहीं, एक दो ही पिंड करावांगे। मैंने फिर बरवाला कानूगोई सर्कल पे हाथ टेक दिया, मैं एक दो ही पिंड है, इन्हें इकट्ठे कर दो। कहता यार फिर उकलाना ओपन हो जू। वो बोल जाते थे उस बात को, कहता फिर तो उनको बोल रखा था उगलाना ओपन नहीं करना है। उकलाना ओपन हो जू। तो मैं कहा जी फिर तो मैं कि एक दो पिंड भी नहीं करते तुझे, कहता होर करा ले। मैं कहा जी फिर मैंने कहा मेरे लिए सभी गांव बराबर है, मेरे लिए बरवाला बेटर, उकलाना बेटर, मेरे सारा इलाका मेरे लिए बेटर है। बट जो पॉलिटिकल नहीं है तो दर्शाई जा रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनसे मिलकर अपनी बातें ठीक कराई, बट जस्टिस कुलदीप सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कर नहीं पाए वो किसी दबाव में कर नहीं पाए। और वो एक ओपन फैक्ट था जो आज भी उसका तो आपको सफर करना पड़ा ना उन चीज़ों का। बट नो इशू। मुझे मतलब कोई भी पॉलिटिकल दबाव, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग राइट डिसीजन, अब तो आप मेरे गांव के ही हो गए, हमारे गांव के हो गए अब तो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ आपके पास में हूँ और जहाँ दोस्तों प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी कंवारी गांव में खेती करते हैं और ये मेरा सौभाग्य कहें आप, मैं इनका पड़ोसी भी हूँ खेत का। yes, yes, तो yes. और ये सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। इन्होंने अपना, अब जब पिछली बार मैं मिला था तो काफ़ी मेरी तरह बहुत हेल्दी थे ये, अब फिट हैं। और चलो सर, खेती किसानी पे अगर सवाल उठा है तो मैं, आप चूँकि एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी संबंध रखते हैं, तो क्या किसानों क्या जस्टिस मिल पाएगा किसानों को, क्या लगता है आपको? धर्मेंद्र, किसान का ताल्लुक ना तो किसी जात से होता है, किसान का ताल्लुक ना किसी धर्म से होता है, किसान का ताल्लुक ना सिर्फ इलाके किसी से होता है। ये तो एक प्रोफेशन है, आजीविका का आधार है। और सौभाग्य से आपका और मेरा राष्ट्र भारतवर्ष कभी 80% पॉपुलेशन खेती पे आधारित था। आज वो सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन, आई मे बी राइट, वो परसेंटेज कहीं 70% 65% तो आज भी खेती के ऊपर ही लोग आधारित हैं। और खेती के साथ जुड़ाव जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, चाहे वो 20% थी आज, चाहे वो 30% हो, उसका जुड़ाव भी खेती के उत्पादन से ही है जी। और जब बैकबोन जिसको आप कहोगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब इस प्रोफेशन से जुड़ी हो और वो बैकबोन कहीं कमज़ोर हो तो निश्चित तौर से राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो आज जो हमारे किसान जिन विषयों को लेकर के बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी जो सरकार है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उसको बहुत संवेदनाओं के साथ अंडरस्टैंड करके और किसान को न्याय देने के लिए कोई उचित निर्णय बहुत जल्दी लेंगे और लेना चाहिए। इट इज़ ऑलरेडी के रह सकता हूँ, बट मेरे तो बेसिक जिंदगी फिट है बिल्कुल, खेतों में खुश हैं आप? बड़ा मज़ा है बहुत अच्छा है। और दोस्तों ये थे प्रोफेसर छतरपाल जी। आपको इनसे अगर कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इन तक सवाल पहुंचाऊंगा और उनका जवाब भी ज़रूर देंगे। इनके बारे में कुछ जानकारी और चाहिए आपको, मेरे से कोई ऐसा सवाल हो जो छूट गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया छतरपाल जी, मिलते रहेंगे। शुक्रिया धर्मेंद्र भाई, और बहुत अच्छा लगा आप मिले, आप कोई दर्शकों से रूबरू करवाया। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो नौजवान हैं जी, कल का भविष्य हैं, आज के जो बच्चे हैं वो कल का आधार हैं। ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, निष्ठा के साथ, मानवता की और राष्ट्रीय भावना को अपने अंदर संजो करके न्यायप्रिय तरीके से इस जीवन को जिएं और इस देश को और दुनिया को जिस किस्म से कल्पना परमात्मा ने की और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये जो हालात वैसा हमें देश दिए, बनाए हम। वैसा देश बनाने के लिए हम काम करें और उसमें कहीं डर, भय, लालच, कमजोरियां उसके आड़े वो ना आने दें। यही हमने अपने
सेंस ऑफ जो सेक्रीफाइस है सोशल पॉलिटिकल लाइफ के जी। अंदर, वो झेल करके भी आज भी बहुत खुशी के साथ हम चल रहे हैं। और अच्छे लोग आगे जाएं, इस बात के लिए उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि वो मानवता और ये देश उन सपनों को साकार कर सके। जी शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।